नमस्कार दोस्तों। आज इंडियन ज्योग्राफी का चौथा लेक्चर है। अगर आप 1 से 3 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में आप देखिए। 1 से 3 तक इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो डाल दिया गया है। अगर आप पहला से तीसरा तक वीडियो देखिएगा तभी आपको चौथा वीडियो पढ़ने में मज़ा आएगा, नहीं तो पता चले कुछ आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आए डायरेक्ट यहाँ से देखिएगा। इसलिए आप पहला से तीसरा तक पहले वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। भौतिक प्रदेश क्या है? फिजिकोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। भूभागीय संरचना, विविधता, डाइवर्ज जियोमोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। देखिए, ऊंचा वक्ष तथा भौतिक लक्षणों की विविधता। ऊंचा वक्ष तथा भौतिक लक्षणों की विविधता। उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थल। भौतिक प्रदेश में यही ना आएगा। भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान, भारत के द्वीप समूह। भारतीय भौतिक प्रदेश में देख लीजिए आप। नॉर्थ से लेके और ईस्ट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पर्वतों का विस्तार देखा गया है। हिमालय जितने भी पर्वत आप देखे होंगे जो इंडिया को टच करती हैं, तो यहाँ नॉर्थ से लेके ईस्ट तक है। इधर तो पर्वत है नहीं, इधर तो है नहीं। यहाँ पे थोड़ा पाकिस्तान के पास अराकाम पर्वत है, आप देखेंगे। यहाँ पे अरावली है और अरावली है जो राजस्थान में, इसलिए तो इधर वर्षा नहीं होने देती है। जो मानसून आती है अरावली रोक देती है, तो इधर वर्षा ही नहीं कर पाती है। देख लिया, पर्वत नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक पर्वतों का विस्तार देखा गया है। कहाँ से कहाँ तक? नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक देख लिया मैप में। यहाँ पर ही पर्वत क्यों हैं? आप ये सोचिए कि यहीं पे पर्वत क्यों, नॉर्थ से ईस्ट में पर्वत क्यों हैं? तो हिमालय असल में मिट्टी का पहाड़ है। आप लोग एक भली भांति जान लीजिए कि हिमालय असल में मिट्टी का पहाड़ है, कोई बहुत पुराना पहाड़ नहीं है। सबसे पुराना अरावली है। इसलिए तो आप देखते हो कि हिमालय अभी भी बन रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि वो अभी नया है। वो हिमालय नया है, बन रहा है। क्योंकि पहाड़ जो बहुत पुराने पुराने होते हैं और उसमें कंकर है, ज़्यादा बड़े पत्थर नहीं है, छोटे छोटे कंकर है। मतलब जो हिमालय है, छोटे छोटे कंकर, अभी भी हिमालय बढ़ रहा है। हिमालय का ज़्यादातर हिस्सा मिट्टी कंकर से बना हुआ है। सही बात है, हिमालय का ज़्यादा हिस्सा मिट्टी कंकर का बना हुआ है। राजस्थान में दुनिया के सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला अरावली है। दुनिया के सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला अरावली है। आपको पता होगा कि अरावली का ही कुछ हिस्सा जो दिल्ली तक फैला हुआ है, जो अब धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया है, जिसको आप राष्ट्रपति भवन उसी पे बना हुआ है, जिसको आप कहते हैं दिल्ली में, तो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और अरावली पूरी तरह से पथरीला है, जहाँ मिट्टी नहीं है। और उस पथरीले पर्वत में बड़े बड़े शिलाखंड हैं। पत्थर में बड़े बड़े शिलाखंड है। पत्थर के टूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। मान लीजिए पानी जा रहा है, हजारों हजार 500 लाखों वर्ष में ये होता है कि मिट्टी जा रही है, धीरे धीरे वो पत्थर ही टूट टूट के मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि पानी का इतना प्रेशर रहता है, इतनी तेज़ में बहती है। जहाँ सकरी नदी रहती है, इतनी पहाड़ से अगर नदी गिरती है तो धीरे धीरे वो पत्थर को काटते काटते घिसते घिसते वो मिट्टी में बदल देता है। पत्थर को टूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। मान लीजिए ये पर्वत है, देख रहे हैं, ये पर्वत है, ये वर्षा हुई तो वर्षा तो देख रहे हैं पर्वत कैसी है। यहाँ ढाल से जो आएंगे, यहाँ पे मान लीजिए पत्थर है,
तो इसको बहुत स्पीड में तो धीरे तोड़ते तोड़ते 100 250 साल में धीरे धीरे तोड़ के धीरे धीरे मिट्टी में बदल देता है। इसलिए आप देखते होंगे कि धीरे धीरे जो नदी होती है वो धीरे धीरे उसका गाद जमने लगता है। क्या कारण है? पहाड़ी नदी को तो ऐसा नहीं देखा गया, पर भी जमने लगता है क्योंकि वो वहाँ से मिट्टी ला के धीरे धीरे यहाँ जमा करने लगता है। जब पर्वत पर वर्षा होगा तो वह मिट्टी को साथ में नीचे ला लेता है। स्वाभाविक सी बात है, वर्षा होगा तो उसके साथ तो मिट्टी आना तय है। इसलिए कभी भी आप बारिश में गंगा का पानी गंदा होता है, बारिश में गंगा का पानी गंदा होता है। यमुना क्योंकि अपने साथ मिट्टी बहा कर ले जा आता है। यमुना क्योंकि अपने साथ मिट्टी बहा कर ले आता है। बारिश का सीजन नहीं होता है तो गंगा यमुना का पानी नीले रंग का होता है। मतलब सही रहता है ना, हम नीला नहीं कह सकते गंगा है यमुना के पानी को, गंगा को तो कह ही सकते। बारिश के समय में सीजन में नहीं होता है। देखिए वर्षा यहाँ होगी, यहाँ पानी आएगी, ये पर्वत हो गया, फिर यहाँ बह के नीचे आएगी, देखिए यहाँ जमीन हो गई, फिर यहाँ एगो पानी का बनाएगा फिर यहाँ से पानी धीरे से निकलेगी। मैप आपको देखते हूँ। जब पहाड़ पर वर्षा होता है तो पानी नीचे आता है, साथ में अपने साथ मिट्टी लाती हैं। जब पानी जमीन पर चलने लगती है तो वह मिट्टी को साइड में जमा कर देती है। गंगा या जमुना के किनारे बैठी मिट्टी हिमालय से बहकर आई हुई है। गंगा और जमुना की मिट्टी कहाँ से आई है? हिमालय से बह के आई हुई है। स्वाभाविक, अगर पहाड़ तो अगर पानी गिरती है, बहुत तेज वर्षा होती है तो वो मिट्टी ही कटा होती है ना, मिट्टी धीरे धीरे कट के वो बहती हुई आती है। वो कहाँ आएगी? गंगा या जमुना में आएगी। जब पानी बहती है तो जब उसका प्रेशर स्लो होगा तो मिट्टी को साइड कर देती है, जो कि गाद के रूप में आप देखते हैं कि जम जाता है। आप सुनते हो कि गंगा भर गए, जमुना भर गए, जो सिर्फ बीच में बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि आगे मिट्टी इतना साइड से जमा हो गई है ना, ऊंचावच, उसमें पानी बहने के लिए जब बारिश का सीजन ख़त्म हो जाता है तो उसको बीच में ही बच जाता है कि बीच में थोड़ा पानी चलते रहता है। नदी द्वारा लाई गई इसी मिट्टी से गंगा यमुना का मैदान बने। हैं। भारत में जिन मैदानी क्षेत्रों का जिक्र किया जाता है वह हिमालय से बहकर आया हुआ मिट्टी से बना है। समझ रहे हैं? हिमालय से बहकर आया हुआ मिट्टी से ही तो बना है। अब अगर ज्योग्राफी ढंग से पढ़ते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको अच्छा लगेगा। एक तरफ गंगा चल रही है, एक तरफ जमुना चल रही है। कभी गंगा निकली होगी तो मिट्टी लेकर आई होगी और अपने साइड में जमा कर दी होगी, स्वाभाविक सी बात है। कभी जमुना निकली होगी तो अपने साइड में लाके जमा कर दी होगी। गंगा जमुना का मिट्टी सरकना शुरू हो गई है, पुरानी मिट्टी बांगर हो गई है और वह बनते बनते आपस में एक दूसरे से जुड़ गया है। इसी वजह से सिंधु की सहायक 5 नदियों के बीच का क्षेत्र पंजाब कहलाता है। सिंधु के क्यों कहलाता है आप समझ गए? इसी वजह से सिंधु की सहायक 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब कहलाता है। 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब कहलाता है। पंजाब का जो भूमि है वह 5 नदियों के बीच में है, इसलिए इसका नाम पंजाब पड़ा। पंजाब नाम क्यों पड़ा आप समझ गए? 5 नदियों के बीच में पंजाब है, इसलिए देखते हैं पंजाब में जो खेती होती है
पंजाब में ऐसे ही अलग अलग नदियाँ बनकर निकली, उनके बीच में जो मिट्टी जम गई वही मिट्टी पंजाब कहलाई। देख लीजिए कितनी टेस्टी चीज़ है। पंजाब में ऐसी अलग अलग नदियाँ बहकर निकली। मान लीजिए कोई नदी निकली, इधर मिट्टी जमा दिया, इधर मिट्टी जमा दिया, और इतने बड़े पैमाने पे अगर नदियाँ मिट्टी जमाती हैं, वही मिट्टी जम गई और वही मिट्टी पंजाब कहलाई, उसी पे पंजाब भाषा। ऐसी स्थिति में पंजाब, हरियाणा, देखते हैं आप यहाँ पे मिट्टी कितनी उपजाऊ होती है। यूपी, बिहार, बंगाल, ये सब सारे क्षेत्र हैं जिसमें नदिया के द्वारा लाई गई मिट्टी ने मैदान का निर्माण किया। देखिए गंगा, जमुना कहाँ, ये दोनों आके इलाहाबाद में मिल जाती है, आपको दिखता होगा। गंगा इधर, जमुना इधर से आ रही है, इलाहाबाद में मिल जाएगी। गंगा इधर से आ रही है, मिल जाएगी। ये दोनों तो मिट्टी ला ही रही है, इधर से ला रही है, इधर से ला रही है मिट्टी। ये जो बीच का क्षेत्र होता है दोस्तों, दो नदियों के बीच का क्षेत्र को ही तो दोआब कहते हैं। जैसे गंगा जमुना का दोआब हो जाता है, गंगा जमुना का दोआब कौन हो जाएगा, ये क्षेत्र हो जाएगा। आप देख लीजिए यही क्षेत्र तो है, ये क्षेत्र जो है यही गंगा जमुना का दोआब हो जाएगा, दो नदियों के बीच में। जब यहाँ दो नदी मिलती है, गंगा जमुना इलाहाबाद के पास, यहाँ से फिर बन के इधर निकल जाती है। दो नदियों के बीच की जगह को दोआब कहलाता है। यह बहुत उपजाऊ होता है, ये दोआब जो क्षेत्र होगा ये बहुत उपजाऊ होता है। अब मैप के थ्रू आप देख लीजिए, पहला दूसरा ये पर्वत हो गया ऊपर से, जो मान लीजिए इधर नॉर्थ से लेके ईस्ट तक ये मैदान हो गया। पर्वत के नीचे वाला जो पार्ट होगा वो मैदान ही होगा, क्योंकि हिमालय के जो पीछे नीचे वाला पार्ट है आप देखिएगा वो भी मैदान है। पर्वत से मिट्टी लाकर मैदान बना दिया, पर्वत से जो मिट्टी आएगी तो मैदान ही तो बनेगा। पर्वत से मिट्टी लाकर मैदान बना दिया। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हिमालय का ऊंचाई बढ़ता जाता है। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जब जाते हैं आप, हिमालय का ऊंचाई आप देख लीजिए मैप में, आप थोड़ा देख लीजिए, नॉर्थ हो गया और ईस्ट हो गया, तो इधर से जब इधर हिमालय जाती है तो इसकी ऊंचाई बढ़ते जाती है। मतलब एक प्रकार से मान लीजिए ना कि जम्मू कश्मीर से अरुणाचल की तरफ जब हिमालय जाती हैं तो अरुणाचल की तरफ जाती हुई हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जाती है। हिमालय नवीन बलित पर्वत है, हिमालय अभी बन ही रही है, ऐसी नहीं कि पुरानी है। आप पढ़ रहे हैं कि अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है, वहीं हिमालय नवीन बलित पर्वत है, मतलब बन रही है, अभी पुरानी नहीं है। यह टर्सरी युग में बना पर्वत है, यह टर्सरी युग में बना पर्वत है। ऐसी स्थिति में यहाँ भूस्खलन बारिश होने पर हो जाती है, क्योंकि अभी जो वहाँ की मृदाएं हैं, जो मिट्टी है वो छोटे छोटे कंकड़ और मिट्टी है, वो मतलब उतने सख्त नहीं हुए हैं, ना उसमें बड़े बड़े शिलाखंड पत्थर हैं, छोटी छोटी मिट्टी है। ज़्यादा बारिश होने पे भूस्खलन की स्थिति बन जाती है। यहाँ पे हिमालय से जो पानी गिर रहा है वह गिरना चाहिए अरब सागर में, लेकिन अरब सागर में न गिरकर हिमालय का पानी जो गिरना चाहिए अरब सागर में न गिरकर वह गिरता है बंगाल की खाड़ी में। क्यों, ये भी आप सोचते होंगे क्यों गिरता है, अरब सागर में क्यों नहीं गिर जाता, तो बंगाल की खाड़ी में क्यों गिर जाता है। मान लीजिए यहाँ गिरना चाहिए, गिर रहा है, यहाँ गिरना चाहिए, गिर रहा है। यहाँ जो इधर नहीं वहीं पाकिस्तान में जाकर गिर जाता है। हिमालय से पानी निकला और कहीं जाने को सोच ही रहा था तो रास्ते में आ गया पठार। जो पर्वत की तरह चोटी युक्त तो नहीं है, लेकिन मैदानी क्षेत्र से पर्वत की तरह चोटी युक्त तो नहीं है, लेकिन मैदानी क्षेत्र से तुलनात्मक रूप से ऊंचाई पर बैठा हुआ है। देख लीजिए तुलनात्मक रूप से, उसे पठार किसको कहिएगा आप, चोटी नहीं रहेगा। मान लीजिए कि ऐसे सादा रहेगा, ये सिंपल ऐसी रहेगी, ऊंचाई तो रहेगी इसकी, लेकिन ये चोटी नहीं बना रहेगा।
मतलब आप मंदिर का देखते हैं गुफा जैसे कैसे बना रहता है, मतलब एक पर्वत रहता है ना, उसकी एक चोटी रहती है, लेकिन ये पठार जो रहेगी ना ऊंचाई तो रहेगी लेकिन ऊपर जाके समतल हो जाती है, इसलिए पठार ऐसा होगा। इसलिए मैप में दिखा दिया गया कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप इजीली तरीके से समझ पाए। ऊंचाई तो है लेकिन इसमें चोटी नहीं है, इसलिए इसे पठार कहते हैं। अगर इसमें चोटी होती तो ये पठार नहीं कहलाता, पर्वत कहलाता। पर्वत और पठार में क्या अंतर है? पर्वत में चोटी होगी, ऊपर वो भी जाएगी, हाइट इसकी भी होगी, हाइट उसकी भी होगी, लेकिन उसमें चोटी होगी, इसमें समतल होगी। पठार पे खेती भी किया जाता है, पर्वत पे भी किया जाता है, लेकिन दोनों का अलग अलग तरीके करने का। तुलनात्मक रूप से जो पठार वाला एरिया है वह ऊंचा होता है, पर्वत से ऊंचा होता है, लेकिन पानी को निकालने के लिए मैदान वाला एरिया ही बचता है। इसलिए हिमालय नदी मैदानी एरिया से बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। आप समझ गए? हिमालय से जो नदी निकलती है वो बंगाल की खाड़ी में क्यों गिर जाती है, देख लीजिए। इसलिए पानी को निकालने के लिए मैदान वाला एरिया ही बचता है। इसलिए हिमालय नदी, जो हिमालय से निकलती है नदियाँ, मैदानी एरिया से बहकर बंगाल की खाड़ी में जा गिर जाती है। अब देख लीजिए मैप के थ्रू, देख रहे हैं ये पानी है, ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है पानी। तो जो इधर से नदी बह के आ रही है, मान लीजिए कहाँ से, हिमालय से, तो इधरे ना गिरेगी ये, इधर से आ रही है गिर रही है, इधर से आ रही है गिर रही है। और जो इधर से नदी फिर इधर की तरफ आ रही है, यहाँ पे गिर रही है। प्रायद्वीपीय पठार तो यही ना हो गया, देख रहे हैं आप। एक बंगाल की खाड़ी में, एक अरब सागर में गिर रहा है। पठार पर भी पानी गिरता है, इसलिए आप अन्य नदियाँ पढ़ते हैं, जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये नदियाँ पठार से होकर बहती हैं। इन नदियों का ढलान पूरब की तरफ है। ये नदियाँ हिमालय से नहीं बह के पठार की तरफ से बहती है, लेकिन इसकी जो बहती किधर है, पूरब की तरफ बहती है। जाती क्या है, बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। गोदावरी, कृष्णा नदियाँ पठार से होकर बहती है। इन नदियों का ढलान पूरब की ओर है, इसलिए इधर की तरफ बहती है। देखिए कृष्णा है, ये कावेरी है, ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया। यहाँ से लेके ये प्रायद्वीपीय पठार है। कृष्णा कावेरी किधर बह रही है, ये गिर रही है बंगाल की खाड़ी में। इधर न गिर करके ये इधर गिर रही है। जो जुआरी नदी है गोवा का ना, वो इधर गिरती है। ये जो कृष्णा कावेरी जितने भी नदी है ये इधर ही गिरती है, बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। देख रहे हैं आप। एक नदिया का अलग से मैं पढ़ाऊँगा, नदी आगे आगे नदी चैप्टर ही है, उसमें आपको नदी अच्छे से बताया जाएगा कि किस नदी किधर गिर रही है, कौन बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, कौन अरब सागर में गिर रही है, कौन नदी किसका सहायक नदी है, सबसे लंबी नदी कौन है। तो ये सब जब नदी का चैप्टर आएगा तो अलग से बताया जाएगा आपको। इसलिए भारत जोड़ो नदी परियोजना सक्सेसफुल नहीं है। आप कहिएगा क्यों नहीं सक्सेसफुल है, भारत जोड़ो नदी परियोजना क्यों नहीं सक्सेसफुल है? तो यही वजह है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियाँ गंगा और यमुना के अपेक्षा ऊंचाई पर बह रही है। अब बताइए भारत नदी जोड़ो परियोजना कैसे सक्सेसफुल? कोई नदी बहुत ऊंचाई पे बह रही है, कोई नीचे से बह रही है, कैसे सक्सेसफुल होगा? जैसे नर्मदा को देख लीजिए आप, कहीं पे आप कावेरी को देख लीजिए, आप कृष्णा को देख लीजिए, तो कैसे सक्सेस होगा? कोई नदी पूरे नीचे से बह रही है, कोई ऊपर से बह रही है, बह रही है। जो नदियाँ ऑलरेडी ऊंचाई पर बह रही हो, ऑलरेडी ऊंचाई पर बह रही हो, उसे नीचे बह रही नदी से पानी डालोगे तो लिफ्ट लगा कर डालना पड़ेगा। सही बात है। जो नदी मान लीजिए कि ऊपर बह रही है, कुछ नदी बहुत नीचे बह रही है, तो अगर उसमें पानी, इसमें पानी ज़्यादा होगा, उसमें डालना है तो लिफ्ट ला के डालना पड़ेगा।
ऐसे कैसे पानी डलाएगा? इसलिए तो भारत में नदी जोड़ो परियोजना सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल बनने के लिए सभी नदियों को कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक समान बहे नदी, तभी तो आप ले जा सकते हैं पानी। कोई कोई नदी बहुत पहाड़ पे से गुजर रही है, कोई नदी बहुत नीचे से गुजर रही है, तो संभव नहीं है ना। इसलिए दक्षिण भारत की नदियाँ उत्तर भारत की नदियाँ से नहीं मैच करता। जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो उत्तर भारत की नदियों से मैच नहीं करता है, क्योंकि दोनों के बहने का जो क्षेत्र है वह ऊंचा और नीचा है। हाँ जी दोस्तों, दक्षिण भारत और उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं दोनों को जो बहने का क्षेत्र है वो ऊंचा और नीचा है, तो कैसे मैच करेगा? इसलिए तो नदी जोड़ो परियोजना जो सक्सेसफुल नहीं रहा, यही बहुत कारण है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद, अब बहुत पैसे खर्च करने के बाद भी ये सक्सेसफुल करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई क्षेत्र 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। देख रहा है प्रायद्वीप, अब ना, इसलिए मैं मैप बना दिया। देखिए पानी पानी और पानी, इसको क्या कहेंगे हम? प्रायद्वीप कहेंगे। अब भारत का ही मैप है ये, यहाँ से आप कट कर दीजिए, मान लीजिए, देख लीजिए क्या हो गया, प्रायद्वीप है। भारत तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, इसलिए भारत भी एक प्रायद्वीप है। भारत का यह क्षेत्र 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए भारत भी एक प्रायद्वीपीय है। आप देख लीजिए, ये भी मैप आप देख लीजिए। सतपुरा, मैं बोल के बता दे रहा हूँ, हो सके आपको सही से ना दिख पाए। सतपुरा ये नर्मदा है दोस्तों, विंध्याचल है। सतपुरा और विंध्याचल के बीच से दोस्तों नर्मदा गुजरती है। सतपुरा और विंध्याचल, ऊपर वाले सतपुरा है, नीचे विंध्याचल, इसके बीच से नर्मदा गुजरती है। ये कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी, देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। ये ऐसे नहीं है कि हिमालय से आ रही है नदियाँ, ऐसे नहीं, प्रायद्वीपीय भारत से ही निकल के बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। यही कारण तो है कि भारत जोड़ो परियोजना सक्सेस नहीं है। भारत नदी जोड़ो परियोजना है वो सक्सेस नहीं रहा। ऐसे नहीं कि कृष्णा कावेरी नदियाँ हिमालय से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, प्रायद्वीपीय भारत से ही निकल करके यहाँ पे गिर रही है। यहाँ पे देख लीजिए सतपुरा, नर्मदा और विंध्याचल। दक्षिण भारत या साउथ इंडिया को पेनिनसुलर या प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। पेनिनसुलर या प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। किसको? दक्षिण भारत या साउथ इंडिया को। दक्षिण भारत आप जानते होंगे। पेनिनसुलर इंडिया के अधिकांश पेनिनसुलर इंडिया के अधिकांश नदियों का बहाव पूरब की तरफ है। पेनिनसुलर इंडिया का मतलब दक्षिण भारत के जितने भी नदी हैं अधिकांश नदी की बहाव जो है पूरब की तरफ है। जो प्रायद्वीपीय पठार हैं उनके भी बॉर्डर पर्वतों से घिरे हुए हैं। मैप के देख लीजिए, थोड़ा देख लीजिए। प्रायद्वीपीय पठार हो गया, इंडिया का मैप है। पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। ये पश्चिमी घाट बहुत घना है, ये भी जान लीजिए। यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। वर्षा इसलिए होती है पश्चिमी घाट पे क्योंकि यहाँ बहुत जंगल है, यहाँ वन है। पूर्वी घाट पे वर्षा इसलिए कम होती है क्योंकि वहाँ जंगल नहीं है। वर्षा कम होगी तो स्वाभाविक है जंगल वहाँ कम होगा। जहाँ वर्षा ज़्यादा होगा जंगल ज़्यादा रहेगा, इसलिए पश्चिमी घाट में ज़्यादा जंगल है, हॉट स्पॉट है ये। देखिए 85 किलोमीटर ऊंचाई इसकी है और 100 किलोमीटर ऊंचाई इसकी है। किसकी? पूर्वी घाट की। और पश्चिमी घाट की है 85 किलोमीटर। देख लीजिए, प्रायद्वीपीय पठार पूर्वी और पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय जो पठार है, देखिए प्रायद्वीपीय पठार हो गया, मैप में दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए प्रायद्वीपीय पठार हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया। देख रहे हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी और पूर्वी घाट से घिरा हुआ है प्रायद्वीपीय पठार। आप सोचते होंगे कि मानसून कहाँ से आती है?
केरल में जो जून में मानसून आता है फर्स्ट वीक में, तो यहीं से तो आता है दोस्तों, यहीं तो मानसून टकराती है। इंडिया के मैप में देखिएगा तो यहाँ केरल है ना, यहीं तो मानसून टकराती है, फिर ऐसे आगे बढ़ती है, फिर ऐसे बढ़ती है, फिर अरावली यहाँ पे रोक देती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे लौटते हुए फिर इधर आती है, जिसे लौटती हुई मानसून कहते हैं। बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ये सब से होते हुए फिर इधर तमिलनाडु आ जाती है दोस्तों, जिसे आम्र वर्षा कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार पूर्वी और पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है, पूर्वी और पश्चिमी घाट इसको घेर रखा हुआ है। भारत के पश्चिमी किनारे पर एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी किनारे पर एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है पश्चिमी घाट। भारत के पूर्वी किनारे पर एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है पूर्वी घाट। इसको नाम दे दिया है घाट, मतलब एक पर्वत है, उसको नाम दे दिया गया है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है। जब मैं पर्वत पर आऊँगा, पर्वत का चैप्टर, तो आपको बताया जाएगा कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन है, अन्नामलाई, मतलब जितने भी पर्वत हैं उसको आपको पढ़ाया जाएगा। तुलनात्मक रूप से भारत का पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचा है। जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचा है, इसलिए पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ का बहाव पूरब की तरफ है। नदियाँ बहाव पूरब की तरफ है। अब समझ गए होंगे कि कृष्णा, कावेरी, ये सब का बहाव पूरब की तरफ क्यों है? क्योंकि पूर्वी जो घाट है, पश्चिमी घाट से पूर्वी पश्चिमी घाट का ऊंचाई ज़्यादा है, इसलिए वहाँ से जो कोई नदियाँ निकलेगी तो बंगाल के खाड़ी में न जाके गिरेगी, पूरब की तरह ही ना बहाव रहेगा, तो वही कारण है। पश्चिमी घाट का ऊंचाई तरफ है। प्रायद्वीपीय भारत की बहने वाली अधिकांश नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत से बहने वाली अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं, जिसके कारण उनका जो नेचुरल बहाव है वह पूरब की तरफ होता है, वह पूरब की तरफ होता है। हिमालय के पीछे भी नदियाँ निकलती हैं। हिमालय के पीछे, मान लीजिए दोस्तों ये हिमालय है, मान लीजिए ये हिमालय है, इसके पीछे भी तो नदियाँ निकलती हैं। जो सतलज है वह हिमालय के दूसरी तरफ निकली थी। जो सतलज है वो हिमालय के दूसरी तरफ निकली थी। जब निकली थी उस समय पर्वत बन रहा था। हिमालय पर्वत जब सतलज निकली थी उसी समय बन रहा था। जब याद रखिएगा कि हिमालय के पिछली तरफ कौन सी नदियाँ निकली थी, तो सतलज निकली थी। क्वेश्चन पूछ सकता है, पीसीएस वगैरह में तो पूछ ही सकता है। उस समय पर्वत बन ही रहा था। जो सतलज नदी है, जो सतलज नदी पर्वत को ही काट दिया। ये नदियाँ हिमालय के उत्पत्ति के पहले का है। अब पूछ देगा, 4 गो ऑप्शन देके कि हिमालय के उत्पत्ति से पहले का नदी कौन सी है, मान लीजिए दे देगा सतलज, कावेरी, गोदावरी, गंगा, ऐसे पूछ सकता है। हिमालय के पीछे से निकलती हैं, तो आप लोग याद रखिएगा इसको, चाहे नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिए आप। फिर एक मैप आ गया, जुआरी नदी, ये कहाँ है? गोवा में है दोस्त। ये जुआरी नदी अरब सागर में जाके गिरती है। ये वहीं पे कावेरी, कृष्णा, ये सब जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पेरियार, जुआरी और पेरियार दिख रहा है आपको, पेरियार है ये। जुआरी नदी जो गोवा की है, पेरियार नदी, ये दोनों जाके अरब सागर में गिरती हैं। देख रहे, बादल तो यहीं टकराती है ना, फिर ऐसे ही बादल जाती है, वर्षा कराती है। देख लिया आप लोग। गोवा के जुआरी नदी याद रखिएगा, जुआ खेलने वाले से जुआरी नदी याद रखिएगा। गोवा में बहुत विदेशी पर्यटक आते हैं, वो जुआ खेलते हैं, इसी से याद रखिएगा जुआरी नदी। और या तो केरल के पेरियार नदी, केरल के पेरियार नदी, केरल के पेरियार नदी, वह पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरती हैं।
निकलती तो है पश्चिमी घाट से, लेकिन गिरती है अरब सागर में। हिमालय से निकलकर मिट्टी आई और उसने गंगा यमुना का मैदान बनाया। हिमालय से जो मिट्टी, मान लीजिए वर्षा हुई, हिमालय पे वर्षा हुई बहुत ज़्यादा, वहाँ से मिट्टी बह के आई, उसे गंगा यमुना का मैदान बना। पर्वत के ऊपर वर्षा होने से मृदा अपरदन या पत्थर के मिट्टी में बदलने का कार्यक्रम चलता है। पर्वत पे अगर वर्षा होता है तो मृदा अपरदन होता है, या मिट्टी जो पत्थर होता है वो मिट्टी में बदलता है, क्योंकि तेज बहाव के कारण पत्थर ना धीरे धीरे घिसने लगता है, घिस के धीरे 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 वो मिट्टी में बदल जाता है। इसके कारण जो मिट्टी बहकर आया लेकिन तलहटी पर नहीं बैठा, बहकर तो आया लेकिन तलहटी पर नहीं बैठा, क्योंकि ऊपर से इतना तेज में पानी आया और अरब सागर में गिर गया, और पूरब के तरफ आया तो बंगाल के खाड़ी में गिर गया। इसको आराम से चलने का समय नहीं मिला, तेजी से आया और आकर गिर गया। इसलिए पश्चिम घाट से बहने वाली नदियाँ जो पश्चिमी तट पर गिरती हैं वह एस्चुरी बनाती है। अब समझ गए एस्चुरी क्यों बनाती है? आप याद रखिएगा, एस्चुरी इसलिए बनाती है कि पश्चिमी घाट से बहने वाली नदियाँ जो पश्चिमी तट पर गिरती हैं वह एस्चुरी बनाती है, अर्थात वह ज्वार के लिए डेल्टा बनाती है, ज्वार के लिए डेल्टा बनाती है। एस्चुरी क्यों बनाती है और ज्वार के लिए डेल्टा बनाती है, क्यों बनाती है, आप समझ गए होंगे। बहुत सक्रिय स्थान से आकर के पानी में गिरता है। सक्रिय मतलब बहुत कम जगह रहता है, सक्रिय जगह। थोड़ा बहुत मिट्टी लेकर आएगा तो तटीय मैदान बनाएगा, मतलब थोड़ी बहुत मिट्टी लेकर आएगा तो बनाएगा, जो पूर्वी और पश्चिमी घाट पर बनेगा। देख लीजिए, जितना भी बोल रहा हूँ उसका आपको मैप के थ्रू मैं दिखा दे रहा हूँ बना के। देखिए मैदान है, ये तटीय मैदान है, ये तटीय मैदान है, ये पश्चिमी घाट का, ये पूर्वी घाट का मैदान है। यहाँ से पानी आएगी तो इधर आएगी बह के, मिट्टी लेके आएगी यहाँ से भी पानी आएगी तो मिट्टी, मान लीजिए यहाँ से कोई नदी बह के आ रही है, यहाँ से आ रही है तो इधर आएगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, तो मिट्टी यहाँ लाएगी, जमा करेगी। यहाँ से कोई नदी बह के आ रही है तो यहाँ पे मिट्टी जमा कर देगी। ये देख रहे हैं, मिट्टी ला रही है। तटीय मैदान हो गया, ये भी तटीय मैदान हो गया। अब देख लीजिए, अरावली है, ये राजस्थान में है। मानसून यहाँ आती है, टकराती है केरल के तट पे, फिर यहाँ वर्षा कराती है। वो आपको अरावली बिल्कुल साउथ वेस्ट दिशा से ही बादल या हवा के साथ चलती है। अरावली कहाँ से चलती है? साउथ वेस्ट दिशा से हवा के साथ चलती है। और आगे बढ़ जाती है। अरावली उस बादल को रोकता नहीं है, इसलिए राजस्थान में वर्षा नहीं होता है। अरावली बादल को रोकता ही नहीं है, क्योंकि अरावली जिस तरीके से है वो सीधा है, सीधा ना होकर के तिरछा है, इसलिए वो बादल को नहीं रोकता है। इसलिए आप देखते होंगे राजस्थान में वर्षा ही नहीं होता है, क्योंकि मानसून साउथ वेस्ट से आती है, और अरावली भी उसी दिशा में है, साउथ वेस्ट दिशा में अरावली। मैं अरावली का फोटो आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये अरावली। मान लीजिए मानसून ऐसे आएगी तो कैसे ही रोक पाएगी, तो साउथ वेस्ट ही दिशा में मानसून है, इसके लिए तो ऐसे रहना पड़ेगा। अगर रोकना है मानसून को तो ऐसे, तभी तो रुकेगी। ऐसे मान लीजिए टकराएगी तो
ये ऐसी है तो कैसे रुकेगी, नहीं रुक पाएगी। डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं आपको मैप पे दिखा दूंगा, लेकिन ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि ऐसे कैसे रुकेगी, तो फिर ऐसी रहनी चाहिए। इसलिए राजस्थान में वर्षा नहीं होती है ना। दिशा में, इसलिए मानसून अरावली से टकरा ही नहीं पाता है। स्वाभाविक के टकरा नहीं पाता है तो ऊपर उठ के मानसून चली जाती है। बादल बनकर राजस्थान के ऊपर से निकलते हैं लेकिन वर्षा नहीं होता है। बादल बन के तो निकलते हैं लेकिन वर्षा नहीं होते हैं, क्योंकि बादल जाकर हिमालय से टकराता है और वहाँ वर्षा कराता है। उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है उसको बनने में अरावली का बड़ा योगदान है। उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है उसको बनने में अरावली का बड़ा हिस्सा है। आप ये जान लीजिए कि जितने भी दोआब चाहे क्षेत्र चाहे जितने भी उपजाऊ क्षेत्र बने, सारे के बनने में कहीं ना कहीं नदियों का योगदान है। नदी वहाँ से मिट्टी बहा के लाई, कहीं मैदान बना दिया, कहीं पठार बना दिया। तो इसी तरीके से नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से ही इस चीज़ों का निर्माण हुआ। देख लीजिए, अगर अरावली ईस्ट वेस्ट की तरफ होता, एग्जाम्पल में आप देखिए अरावली ईस्ट वेस्ट, मान लीजिए ईस्ट और वेस्ट मतलब अरावली ऐसे होता। अरावली कैसे है, ऐसे है ना, अरावली ऐसे है, हम लोग देख रहे हैं अरावली ऐसे है। अगर अरावली ऐसे होता, इसलिए मैं आप स्केच से देख रहे हैं आपकी इसको बना दी कि अगर अरावली ऐसे होता तो सारा का सारा बादल यहीं रुक जाता, यहीं रुक जाता तो वर्षा कहाँ होता, राजस्थान में ही हो जाता। तो उधर बादल जाता ही नहीं, सारा बादल तो यहीं रुक देते। मेघालय में क्यों इतना वर्षा होता है, मानसी राम में आप कहते हैं कि वहाँ, क्योंकि वहाँ गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी है। ये बादल जब ये तीनों पहाड़ी से टकराती है तो निकल ही नहीं पाता है, इसलिए तो यहाँ उतना वर्षा होती है। कुछ बादल निकलते तो आगे जाके वर्षा करा देती है अरुणाचल में। तो मान लीजिए कि अगर अरावली ईस्ट वेस्ट में होता है, ये ईस्ट और वेस्ट देख रहे हैं आप, ईस्ट और वेस्ट, अगर अरावली ईस्ट वेस्ट में फैला होता तो भारत की जनसंख्या 1/3 रह जाती। देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, समझने वाली बात है। अगर अरावली ईस्ट और वेस्ट में होती तो भारत की जनसंख्या, देख रहे हैं आप लोग, भारत की जनसंख्या 1/3 रह जाती। क्यों, ये भी बता रहा हूँ आपको। क्योंकि बादल को रोक लेता तो वर्षा पश्चिमी घाट के साउथ वेस्ट में होता, साउथ वेस्ट में होता। वर्षा आगे होता ही नहीं, वर्षा नहीं होता तो गंगा यमुना का मैदान नहीं बनता तो फसल कम होता। देख रहे नदी कितनी इम्पोर्टेंट है, बादल कितना इम्पोर्टेंट है, पहाड़ कितनी इम्पोर्टेंट है, हर चीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के बिना कुछ हो नहीं सकता, ऐसा जुड़ा हुआ है। पीने का पानी नहीं होता तो जनसंख्या कम होता। जनसंख्या इसलिए मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा है कि आसानी से भोजन पानी मिल जाता है। आसानी से भोजन पानी इसलिए मिल जाता है क्योंकि वहाँ ईजिली, वहाँ फर्टिलाइज भूमि है, मतलब कुछ भी बो दो आप उग जाएगा, कुछ ना कुछ तो उग ही जाएंगे। और वहाँ धान की अच्छी खेती हो जाती है, गेहूँ हो जाती है, वहाँ दालें की खेती हो जाती है। जहाँ ईजिली तरीके से कोई चीज़ आपको प्राप्त मिल जाएगी ना, आप गौर करके देखिए, जिस जगह पे भारत में मैदानी इलाका है उस जगह पे जनसंख्या ज़्यादा है। आप देख लीजिए, वहाँ का तो क्षेत्रफल बहुत कम है लेकिन पर भी जनसंख्या ज़्यादा है। रहने का यही वजह है कि वहाँ ईजिली भोजन प्राप्त हो रहा है, ईजिली गेहूँ चावल दाल सब्जी उग जा रहा है। उसको खाने में उतनी, चाहे उगाने में उतनी मशक्क़त नहीं करने पड़ रहा है। जैसे आप देखिए यूपी देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, अब बिहार देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। देखिए इसकी जनसंख्या कितनी है, क्यों है, क्योंकि यहाँ ईजिली वो चीज़ उपलब्ध हो जा रहा है। जैसे बिहार बंगाल उड़ीसा यूपी, ये देख मैप से आप देख लीजिए कुछ नॉर्थ
साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तो आप जानते ही होंगे। आप यहाँ पे मैं थोड़ा आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, बादल यहाँ टकराती है सबसे ज़्यादा, ये क्या है, केरल, केरल के तट पे टकराती है। यहाँ से बादल जाती है, यहाँ से फिर जाती हुई नदी का है ये। तो देखिए जो मैदानी क्षेत्र से नदी निकलती है ना, यहाँ से मैदानी क्षेत्र से जो नदी निकल रही है, देख रहे हैं, ये निकल रही है तो अरब सागर में गिर रही है। वहीं मैदानी क्षेत्र से भी नदी निकल के बंगाल की खाड़ी में भी गिर रहा है। यहाँ से भी नदी निकल के यहाँ गिर रहा है, यहाँ से भी नदी निकल कर के यहाँ गिर रहा है। मतलब मिट्टी तो ला ही रहा है ना। देखिए अरावली है, फिर अरावली आप देख लीजिए, ये जो मैं हाईलाइट कर दिया वो ये अरावली ही है। अरावली कैसे ऐसे है, इसलिए तो बादल नहीं टकरा पा रहे ना। ये पर्वत हो गए ऊपर से, देख लीजिए, ये नॉर्थ से लेके ईस्ट तक। इधर से अगर ईस्ट की तरफ, अगर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आप जाइएगा तो इधर ऊंचाई बढ़ते जाता है पर्वत का। मैदानी क्षेत्र से इधर बंगाल की खाड़ी में कुछ नदियाँ गिर जाती है, जैसे कृष्णा कावेरी भी तो इधर पश्चिमी घाट से बहते हुए यहाँ गिर जाती है। यहाँ से कृष्णा कावेरी भी निकलती है। पर्वत का एक अलग से पढ़ाऊँगा चैप्टर है, तो इसमें कृष्णा कावेरी जितने भी नदी है इधर से आगे गिर जाती है। कुछ इधर जुआरी उआरी नदी है जो गोवा के है, इधर अरब सागर में गिर जाती है। कुछ अरावली से भी मैदानी क्षेत्र से नदी निकलती है जो यहाँ पे आगे गिर जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा।